वेलकम टू अप्लाइड फिजिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम ग्रहों और उपग्रहों की गति के बारे में समझेंगे। तो देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज के चैप्टर का नाम है ग्रहों और उपग्रहों की गति, यानी कि मोशन ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट। तो ग्रह और उपग्रह किस प्रकार से गति करते हैं, यानी कि प्लेनेट और सैटेलाइट किस प्रकार से मोशन करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं, यानी कि प्लेनेट और सैटेलाइट होते क्या हैं। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये ग्रह और उपग्रह आए कैसे। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ था। तो उस सूर्य के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हुए और जो कि हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे थे। तो जो पिंड, यानी जो आकाशीय पिंड, जो बॉडी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उन सभी को ग्रह यानी कि प्लेनेट कहा जाता है। तो देखो, जैसे कि हमारी एक पृथ्वी को हम ग्रह मानते हैं, ऐसे ही काफ़ी उपग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और सबके ऑर्बिट अलग अलग हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी यानी कि अर्थ है जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो तो हम पृथ्वी को ग्रह यानी कि प्लेनेट कहेंगे, क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन उपग्रह क्या है, यानी कि सैटेलाइट क्या है, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को हम उपग्रह यानी सैटेलाइट कहते हैं। तो जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं, यानी सैटेलाइट कहते हैं। तो हमें पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सैटेलाइट है जो कि प्राकृतिक है। हमारे ये चंद्रमा प्राकृतिक प्राकृतिक उपग्रह है। आगे चल के हम कृत्रिम उपग्रह के बारे में भी समझेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में, यानी पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है और जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं और वो हमें समय समय पर मौसम की भविष्यवाणी और दूरसंचार में भी काफ़ी लाभदायक हैं। साथ ही साथ जगह जगह के फोटो भी हमें भेजते रहते हैं। तो चलिए हम अब आज का जो मुख्य टॉपिक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको समझते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम में, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल में क्या बताया है। तो हम इसी को समझते हैं कि न्यूटन जी ने इस नियम में क्या चीज बताई है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसके लिए क्या है, न्यूटन जी ने कहा था कि दो पिंड हैं, कोई भी दो बॉडी हो, पूरे यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी हो, उनके बीच में एक बल कार्य करता है। मान लीजिए ये हमारे पास दो पिंड हैं छोटे छोटे, इनके बीच में भी एक बल कार्य कर रहा है, जिसे उन्होंने नाम दिया था आगे चल करके गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसी बल को हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो इस नियम से पहले एक नियम आया था जिसे हम केपलर का नियम कहते हैं, केपलर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। केपलर जी ने बताया था कि जो ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर गति कर रहे हैं, जितने भी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, वो किस प्रकार से गति करते हैं, उनके गति करने का प्रोसेस क्या है, ये हमें केपलर जी ने बताया था। तो केपलर नियमों का अध्ययन किया न्यूटन जी ने काफी बारीकी से और निष्कर्ष निकाला कि किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो बल कार्य करता है, ये आकाशीय पिंड ही नहीं, यूनिवर्स के कोई भी कण हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी कण हो, उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो दोनों द्रव्यमानों के दोनों मास पर डिपेंड करता है। चलिए हम समझते हैं कि न्यूटन जी ने किस तरह से बल को दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल जो निकाला था, गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल निकलेगा इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ये हमारे पास m1 मास इसका है, यानी द्रव्यमान इसका है। इस जो दूसरी बॉडी है इसका द्रव्यमान m2 है, इसका मास हमारे पास m2 है। दोनों के सेंटरों के जो डिस्टेंस दी गई है वो स्मॉल r है।
F12 और F21 दो बल कार्य कर रहे हैं जो एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया की तरह, एक्शन और रिएक्शन की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर बल लग रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है, न्यूटन जी कहते हैं जो बल लगेगा यानी फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि इनके जो दोनों मास हैं यानी द्रव्यमान हैं m1 और m2, इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है यानी कि फोर्स, यानी लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों द्रव्यमान हो गए m1 m2, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों जो बॉडी हैं उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया था न्यूटन जी ने। तो इससे इसके समानुपाती से अनुक्रमानुपाती से हम क्या निष्कर्ष कर रहे हैं, यदि m1 की वैल्यू ज़्यादा है, m1 का मान बढ़ाते हैं तो f की वैल्यू भी बढ़ेगी, m1 का ना बढ़ाएं m2 की वैल्यू बढ़ाते हैं तब भी f की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये प्रोपोर्शनल ये हमें दर्शाता है कि m1 की वैल्यू बढ़ाएंगे या m2 की वैल्यू भी बढ़ाएं तब भी f का मान बढ़ेगा ही, यानी इनके बीच में लगने वाला बल ज़्यादा होगा। इसलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगने वाला जो बल है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे ही पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगने वाला बल भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और जो सूर्य बल लगाता है हमारी पृथ्वी पर उसके कारण हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, जिससे हमें जिस उस बल के कारण ही हमेशा अवकेंद्र बल मिलता है, इसीलिए हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो देखो इस प्रकार से हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि इनके बीच में जो बल लगेगा m1 m2 दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। और क्या है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चल रहे हैं। और जो बल लगेगा वो किसके है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उसके स्क्वायर के, मतलब ये कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल का मान, यानी कि जो बल है इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे अब इस बात को। तो देखो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मिला रहे हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर, तो देखो हम यहाँ पे मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है m1 m2 है, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर इस हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह को साइन को हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो बराबर जब लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है कैपिटल जी, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का फॉर्मूला है, यानी न्यूटन्स, यही है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ जो जी है कैपिटल जी है ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम सार्वत्रिक भी नाम देते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यहाँ कैपिटल जी की जो वैल्यू बताई गई है वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक यानी कि यूनिट है। देखिए यहाँ हम कैपिटल जी की जो वैल्यू है, इसका जो मात्रक है, इसको हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं, इसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है तो यहाँ से कैपिटल जी की यदि वैल्यू निकालें हम तो स्मॉल जो आर स्क्वायर है वो हमारी यहाँ आ जाएगी और m1 m2 इसके अपॉन में आ जाएंगे। मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला था अभी कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर।
यहाँ से हम कैपिटल जी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हम पता है कि इस नीचे की संख्या जाती है ऊपर, यानी कि एफ इंटू आर स्क्वायर बनेगा और m1 m2 आ जाएंगे इसके नीचे, m1 इंटू m2। तो हम जी का मात्रक यानी जी की यूनिट निकालें तो यहाँ देखो हम जी का मात्रक निकालते हैं। चलिए यहाँ, तो यहाँ से हम जी का मात्रक निकालें। जी का मात्रक का मतलब यूनिट क्या होगा इसका, तो यहाँ बल यानी कि F का मात्रक क्या है, F की यूनिट क्या है, हमें पता है F का मात्रक है न्यूटन, ये रहा। R आपकी डिस्टेंस है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन m1 मास है, इसका यूनिट हो गया किलोग्राम, ये भी मास है यानी कि किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसका मात्रक निकाल लिया। साथ ही साथ हम जी की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, यानी जी की विमा निकालने का मतलब जी की डायमेंशन निकालना। तो देखो एफ की डायमेंशन रखेंगे, एफ की डायमेंशन हमें याद होनी चाहिए पहले से, MLT-2 होती है इसकी विमा। आर दूरी है तो दूरी यानी डिस्टेंस की जो डायमेंशन है वो एल है, इसलिए यहाँ पे L2 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है अपॉन नीचे मास m1 m2 है तो पहले मास का जो हमारी डायमेंशन m बनेगी और दूसरे मास की भी डायमेंशन m ही रहेगी। तो यहाँ देखो m से m कैंसिल भी कर सकते हैं या ऊपर ले जाएंगे तो पावर 0 हो जाएगी, तो हमारे पास नीचे एक m बचेगी, तो ऊपर जाकर के इसकी पावर बचेगी -1। साथ ही साथ देखते हैं L यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो L की पावर हो जाएगी 3 और T की पावर कितनी है हमारे पास -2। तो ये हमारी डायमेंशन आई है किसकी, कैपिटल जी की। तो इस टॉपिक में हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से एक निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं। इस फॉर्मूले की हम बात करें कि यहाँ से यदि m1 m2 दोनों की बॉडी हैं, उनके मास को बढ़ाएं, उनके द्रव्यमान को बढ़ाते हैं यानी बड़ा आकार करेंगे तो मास बढ़ेगा, तो वह उसके बीच में लगने वाला बल भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात डिस्टेंस क्या बताती है, इनके बीच की दूरी, क्योंकि ये बटे में है अपॉन में है, इसलिए इस r की वैल्यू बढ़ेगी तो f की वैल्यू कम होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। ये चीज़ हम आमतौर पर भी देखते हैं कि कोई भी बॉडी जितनी दूर होती है बल का मान उतना ही कम होता जाता है। तो ये था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का फॉर्मूला। तो आज हमने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझा है। साथ ही साथ आगे आने वाली वीडियो में हम काफ़ी इसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं सभी को धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।